हेलो दोस्तों, सोनू कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना हो उसके वीडियो को उतना शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम मालती जोशी जी द्वारा लिखित उपन्यास गोपनीय सुनेंगे। गोपनीय उपन्यास एक अनुपमा नाम की लड़की पर आधारित है। उसके जीवन में शादी से संबंधित जो कुछ घटित हुआ है वह एक अलग ही अनुभव है। आपसे अनुरोध है कि आप इसे ध्यान से सुनें। तो आइए सुनते हैं। नीता की शादी हो रही है। माँ के पत्र का यह अंतिम वाक्य मुझे खींचकर 10 साल पीछे लौटा ले गया। लगा जैसे माँ नहीं, बाबू यह समाचार दे रहे हैं। उत्सुकता से हम पांचों बहनें उनके पास सिमट आई हैं। आटा सने हाथ लिए माँ भी भीतर वाले दरवाजे के पास आ खड़ी हो गई। सबकी आंखों से उत्कंठा जैसे छलक पड़ रही थी, लेकिन दादी कुछ कहने सुनने दे तब ना। उनका एकालाप शुरू हो गया। दुनिया भर की लड़कियों के लिए वर मिल जाते हैं, एक इन्हीं की देवियों के लिए कोई घर नहीं जुट पाता। जिनकी एक दो हैं वे भी बेचारे भाग दौड़ कर रहे हैं। इनकी 5 हैं, फिर भी चैन की नींद सो रहे हैं। कॉलेज पढ़ा रहे हैं, जैसे कलेक्टर बनकर इन्हीं का घर भर देंगी। मोहल्ले टोल्ले में किसी की शादी हो, दादी का 5 का पहाड़ा शुरू हो जाता। माँ बेचारी ऐसा है इसलिए सब कुछ सुनती रहती। इतनी सारी कन्याओं को जन्म देने का अपराध तो उन्होंने किया ही था। पति की अकर्मण्यता का दोष भी उनके ही सिर मड़ा जाता। उस अपमान और उस तिरस्कार में हमारा भी हिस्सा होता। जितनी देर संभव होता हम लोग सुनती और फिर सीधे बाहर की राह लेती। मैं तो सीधी भागती ताऊ जी की कोठी की ओर जाती। घर के उस कलहपूर्ण वातावरण की तुलना में मुझे ताऊ जी का घर स्वर्ग लगता। मुझ पर दादी की विशेष कृपा थी। दिन भर कहती, महारानी अपने साथ पूरी फौज ले आई है। वेदना के घूंट पीकर रह जाती मैं। इन 10 सालों में कितना कुछ बदल गया है। दिन भर कोसती रहने वाली दादी हमेशा के लिए मौन हो गई है। अपमान और तिरस्कार की यह कहानी भी पुरानी हो गई है। अभाव और घुटन का वह साम्राज्य भी अब नहीं रहा। वैभव के शिखर पर बैठी हुई मैं सबका स्नेह, आदर, मान बटोर रही हूँ। फिर भी मन हुआ दौड़कर ताऊ जी के घर चली जाऊँ और दीदी के गले में बाहें डालकर मुंह फुलाकर कहूँ, चुपके चुपके सगाई कराई दीदी, हमें बता देती तो क्या हम चुरा लेते आपके उनको। एक अजीब आवेग से बेचैन होती मैं माँ के पत्र को वहीं फेंककर माँ जी के सामने जा खड़ी हुई। माँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए घर हो आऊँ। वे पूजा घर की चटाई पर बैठी रामायण पढ़ रही थी। चश्मा उतारकर कुछ देर मुझे देखती रही, फिर स्नेहिल स्वर में बोली, क्यों बेटे, माँ बाबूजी सब लोग ठीक हैं? वे तो सब ठीक ठाक है माँ जी, बस मुझे ही माँ की याद आ रही है। जरूर हो आओ बेटे, मैं आज ही नकुल से रिजर्वेशन के लिए कह दूंगी। कमरे में लौटते हुए माँ जी के प्रति कृतज्ञता से मेरा मन भर उठा। छोटा देवर नकुल अगले हफ्ते ही अमेरिका जाने को था। मंजली देवरानी के पूरे दिन चल रहे थे। बड़ी ननंद अपनी लड़की के साथ घर वर की तलाश में आई हुई थी। मेरे अपने सौरभ सौमित्र की परीक्षाएं सर पर थीं, पर माँ जी ने किसी बात का उल्लेख तक नहीं किया। सच, जन्म जन्मांतर के लिए वही पति पाने के लिए तो हिंदू शास्त्र में 20 व्रत हैं। सास के लिए कोई ऐसा व्रत न हुआ, नहीं तो मैं उसे जरूर करती। कुछ समय बाद मुझे स्वयं ही अपना यह प्रस्ताव बड़ा हास्यास्पद सा लगा, पर रात के खाने के समय माँ जी ने बाकायदा अनाउंसमेंट ही कर दिया। अब पीछे लौटने का कोई चारा ही नहीं रहा। रात इन्होंने पूछा, यह एकाएक घर जाने का प्लान कैसे बन गया? आप कहीं तो न जाऊं मैं? अरे ना बाबा, मम्मी जी की पेशी में खड़े होने का ताव किसमें है? इन्होंने हंसते हुए कहा। मेरा मन जैसे जिद कर बैठा। उनकी चिंता छोड़िए, उन्हें मैं संभाल लूँगी, पर आप अगर नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊँगी। अरे नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। ज़रूर हो आओ एक बार तुम। मेरे ख्याल से निरुपमा की शादी के बाद गई भी नहीं तुम।
4 साल हो गए हैं। मेरा अंतर्मन बार बार सिर पटकता रह गया कि एक बार तो अपना अधिकार जताओ मुझ पर, एक बार तो रोक लो मुझे। पर वे तो अपनी तरफ से सारे प्रसंग को समाप्त करके सो गए थे। आहत सी, अपमानित सी, असहाय बैठी मैं उनकी निद्रित आकृति को देखती रही। एक आसुरी इच्छा मन में उठी कि उन्हें अभी जगाकर बताऊं कि मैं नीता दीदी की शादी में जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर उस चेहरे पर जो धूप छांव का खेल होता, उसे मैं देखना चाहती थी। लेकिन अपनी उत्कृष्ट इच्छा को वैसे ही दबाए मैं मूर्तिवत बैठी रही। उस प्रतिक्रिया को झेलने का साहस मुझ में भी कहाँ था, नहीं तो इतने सालों तक उस नाम से परहेज क्यों करती रही मैं। अपने गंभीर स्वभाव के कारण माँ जी ने मुझसे कुरेदकर कुछ नहीं पूछा, पर उनकी धारणा थी कि मेरे माता पिता किसी अकथनीय विपत्ति में फंस गए हैं, इसलिए मैं इतनी अधीरता से उन्हें मिलने जा रही हूँ। वह मुँह से कुछ नहीं बोली, पर उनकी संवेदना, उनका ममत्व हर कृति में छलक पड़ता था। तीनों बच्चों को उन्होंने जिद करके अपने पास रोक लिया था, छोटी सौदामिनी को भी। चलते समय जब उनके पाँव छू रही थी तो उन्होंने मुझे अंक में भर लिया और वत्सल स्वर में कहा, देखो बेटे, कोई ऐसी वैसी बात हो, किसी प्रकार की कोई बात हो तो मुझे पत्र देना, संकोच मत करना। कृतज्ञता से उस समय मेरी आंखें भर आई थी। स्टेशन पर इनके आने की बात थी, पर हमेशा की तरह कोई इमरजेंसी आ गई थी और ये नहीं आ पाए थे। नकुल ही तीनों बच्चों के साथ मुझे छोड़ने आए थे। दोनों बेटों को छोड़कर जाने का यह पहला अवसर नहीं था, पर नन्ही मीनी को छोड़ते समय मन बड़ा वैसा हो रहा था। लेकिन वह शैतान बड़ी मस्त थी, चाचा की गोद में बैठी मज़े में मुझे टाटा कर रही थी। नकुल ने उसे हवाई जहाज़ का लालच दे रखा था। गाड़ी ने सीटी दी और लगा इतनी देर से प्रयत्नपूर्वक रोके हुए आंसू अब ढुलक ही पड़ेंगे। बड़ी देर तक खिड़की से बाहर मुंह निकालकर अपने आंसू सुखाती रही, छिपाती रही। दिल्ली जब आंखों से बिल्कुल ओझल हो गई, तब मैंने भीतर अपने सहयात्रियों पर दृष्टिपात किया। सामने वाली सीट पर 2 माँ बेटी बैठी हुई थी। बिटिया के हाथ में बुनाई थी। मार्च के महीने में बुनाई करते हुए हाथ कितने अजीब लगते हैं। अभी अभी नकुल के लिए और कुमुद, जो मेरी देवरानी है, कि होने वाले बच्चे के लिए दर्जनों स्वेटर बुन चुकी थी। अगले 6 महीनों तक सिलाइयाँ न उठाने का प्रण लिया था मैंने, पर फिर भी पैटर्न देखने का मुंह संवरण न कर सकी। अधू ने पल्ले को हाथ में लेकर बड़ी देर तक उलट पुलट कर देखती रही, पैटर्न दिमाग में उतारती रही। लौटाते हुए औपचारिकतावश पूछ लिया, किसका बुन रही हैं? उत्तर में उस लड़की के गाल सुर्ख हो उठे। माँ एक निश्चल सी हंसी हंस दी। बस फिर कुछ पूछना शेष न रहा। इतने सारे गुलाब कहाँ से उगाते हैं? नीता दीदी को सगाई के बाद पहली बार देखा था, तब यही प्रश्न मन में बार बार उठा था। मुझसे 4 साल बड़ी थी दीदी। परस्पर प्रगाढ़ स्नेह के बावजूद हम लोगों में एक अव्यक्त दूरी थी, जो हमें छोटा और बड़ा बनाए रखती थी। लेकिन सगाई के बाद जैसे सब कुछ उल्टा हो गया। दीदी अचानक कई साल नीचे उतर आई थी। उस दिन उनके गले में बाहें डालकर मुंह फुलाते हुए मैंने कहा था, चुपके चुपके सगाई कराई दीदी, हमें बताया भी नहीं। बता देती तो क्या हम चुरा लेते आपके उनको? दीदी एकदम हंस दी, एक सैलज्ज हंसी। उनका चेहरा रक्तवर्णी आभा से दमक उठा था। अरे, सब कुछ इतनी जल्दी तय हो गया, मुझे भी पता नहीं चला, तुम्हें क्या बताती? पर मेरा ध्यान उनकी बातों में कहाँ था। मैं तो एकटक उनके चेहरे को देख रही थी। यह दीदी एकाएक इतनी सुंदर सी क्यों लग रही है, और इतनी छोटी भी। उनका लिहाज करने की ज़रूरत ही न हो जैसे। फ़ोटो दिखाइए ना, मैंने मचल कर कहा। मेरे पास कहाँ है? पर कहते हुए उनका स्वर कांप गया। बनिए मत, मैंने रोब डालते हुए कहा, नहीं तो हम आपके सामान की तलाशी ले डालेंगे। शैतान, उन्होंने मेरे कान मरोड़ते हुए कहा, और अपनी सूटकेस में से एक लिफाफा ले आई। ले देख। मैंने फ़ोटो निकालकर जो देखा तो देखती ही रह गई। खूब सुंदर है ना? अरे फ़ोटो तो कुछ भी नहीं है, दीदी ने बताया। अच्छा, करते क्या है?
डॉक्टर हैं, एमएस हैं। आश्चर्य से एक सीटी सी मुंह से निकल गई। दीदी ने फिर एक धोल पीठ पर जमाते हुए कहा, शैतान। अच्छा बाबा, अब कान पकड़ लिए, बिल्कुल शरीफ बच्चों की तरह बैठ जाती हूँ मैं। सिरे से सब सुनाइए। क्या? उन्होंने भोले अंदाज में कहा। मतलब यही, अपनी दिल्ली विजय की कहानी सुनाइए। उन्होंने फिर एक बार मारने के लिए हाथ उठाया और हंस पड़ी। बहुत बदतमीज होती जा रही है तू। मैं कुछ नहीं बोली, भोला सा मुंह बनाकर चुपचाप बैठी रही। मेरी उत्सुक आंखों को वे ज़्यादा देर तक अनदेखा नहीं कर सके। कुछ पल झिझकी और फिर स्वयं ही सब कुछ बता गई। ताऊ जी तो सिर्फ उन्हें दिखाने भर के लिए दिल्ली ले गए थे। बहुत बड़ा परिवार था, सभी लोग देखना चाहते थे। घर की सबसे बड़ी बहू जो पसंद करनी थी। दीदी को देखते ही ऐसे लट्टू हुए सब लोग कि बस शगुन करके ही लौटना पड़ा। इतने लोग हैं घर में अनु कि मैं तो घबरा गई। 3 तो नंदे हैं, सब की सब मुझे घेर कर बैठ जाती हैं। इतने ही देवर हैं, मुझे तो सबके नाम भी याद नहीं हो पाए। डर लगता है रे, कैसे निभा पाऊंगी। यहाँ तो एकदम अकेले रहने की आदत पड़ी हुई है। दीदी के स्वर में सचमुच चिंता थी। लोग बाग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। माँ जी तो इतनी अच्छी। मेरा मतलब था वह कैसे हैं हमारे जीजा जी? फोटो दिखाई तो थी अभी। फोटो की बात और है, यह बताइए फोटो के बाहर कैसे हैं? अनु, तुम बहुत नालायक होती जा रही हो। बड़ी बहन हूँ, कुछ तो लिहाज करो। भविष्य में अवश्य ध्यान रखेंगे। फिलहाल यह बताइए, क्या सचमुच आपसे कोई बात नहीं हुई? मैं डांट खाने के लिए एकदम तैयार बैठी थी। दीदी को छेड़ने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं हैरान थी कि मेरे इस प्रश्न पर वह जरा भी नाराज़ नहीं हुई। उनका चेहरा एकाएक सौम्य हो आया। पलंग की चादर को उंगलियों में लपेटते हुए धीरे से बोली, बस एक बार हुई थी। सच? हम लोगों को उसी दिन आना था। सुबह मेरी बहुत जल्दी आँख खुल गई थी। सच तो यह है, खुशी के मारे रात भर नींद ही नहीं आई थी। अपने कमरे की खिड़की से मैंने झांक कर देखा। सुबह बड़ी प्यारी लग रही थी। मैं धीरे से नीचे उतरकर बगीचे में चली आई। सारा लॉन ओस में नहाया हुआ था। नंगे पैरों उस पर चलना बहुत सुखद लग रहा था। फिर मैंने अधीरता से पूछा। मुझे उनकी बातों में किसी उपन्यास का सा मजा आने लग रहा था। लॉन में घूमते हुए मेरी आंखें एक बड़े से पीले गुलाब पर अटक गई। उसे धीरे से तोड़कर मैं अपने बालों में लगाने ही जा रही थी कि किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। हाय राम! मैंने मुड़कर देखा, श्रीमान जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्या उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी? मैंने शरारत से पूछा। पर दीदी का ध्यान मेरी ओर था ही नहीं। वह अपनी ही रो में कहे जा रही थी। रोबीली आवाज में बोले, थोड़ा सब्र कीजिए देवी जी, बगीचे पर अभी से अपना अधिकार न जताइए। मेरा चेहरा तो रुआंसा हो आया। तब हंसकर बोले, फूल क्या अपने हाथों से लगाया जाता है? फिर हम किस लिए हैं? फिर बस मेरे हाथों से वह गुलाब लेकर उन्होंने खुद मेरी वेणी में टांग दिया और फिर वहीं खड़े हुए कुछ देर तक उसे सूंघते रहे। फिर क्या? कोई कहानी सुना रही हूँ क्या मैं? दीदी ने डपट कर कहा। पर उनका चेहरा इतना लाल हो आया था, इतना लाल। ये इतने सारे गुलाब कहाँ से उगाते हैं? दीदी के गालों के गुलाब क्या अब भी उतने ही ताजे होंगे? इन 10 वर्षों में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पर दीदी, मैं स्वयं 3 बच्चों की माँ बन गई हूँ, पर दीदी अभी वहीं उसी पहली सीढ़ी पर खड़े हैं। माँ ने लिखा तो है नीता की शादी हो रही है। क्या इस बार भी ताऊ जी घर आकर माँ को लिवा ले गए होंगे? शायद नहीं। फिर भंडार घर की चाबी किसके पास होगी? पास पड़ोस की नाचते रिश्तेदार की स्त्रियों को कौन इकट्ठा करता होगा? और पंडित जी को कुलाचार कौन समझाता होगा? गहने कपड़ों की साथ संभाल किसके जिम्मे होगी? कामकाज से थका हारा निखिल किसकी गोद में आकर लेटता होगा? दीदी के लिए रोज बटना कौन बनाता होगा? बार बार विहल होकर दीदी किससे कहती होंगी, चाची मुझे बस पापा की चिंता है। निखिल तो जब मन का आएगा तुम्हारे यहाँ जाकर खा लेगा। पर पापा का क्या होगा? साल दर साल राम सिंह के हाथ का खाना कैसे खा पाएंगे वे? तो निखिल की शादी कर दो ना, सीधा सा उपाय है। मैं चीख उठी।
दूसरे ही क्षण मुझे होश आ गया कि ऐसी बातें कहने सुनने के दिन अब नहीं रहे, और अब अगर कह भी दूं तो निखिल मुझे मारने को नहीं दौड़ेगा, मेरी चुटियां खींचकर मुझे रुलाएगा भी नहीं। इस बार वह सचमुच शादी कर रहा है। माँ ने लिखा है वह लड़का भीष्म प्रतिज्ञा करके बैठ गया था। रिश्ते पर रिश्ते आ रहे थे और उसकी एक ही रट थी, पहले दीदी पहले दीदी। हार कर दीदी को अपना निश्चय त्यागना ही पड़ा। माँ ने लिखा है कि निखिल के ससुराल वालों ने ही यह रिश्ता पक्का किया है। लड़का वकील है, काफ़ी संपन्न घर है और पहले के 2 लड़के भी हैं। और इसी शादी की बधाई देने के लिए मैं दौड़ी जा रही थी। मन हुआ अगले स्टेशन पर ही उतर पड़ूं और वापस लौट जाऊं। सास बेचारी इतनी अच्छी है कि उन्होंने न तब कुछ पूछा था और न अब पूछेंगी। मैंने जब सफ़र में किसी साथी के लिए अनिच्छा दिखाई तो उन्होंने बच्चे तक को अपने पास रोक लिया। अब अगर अचानक लौट जाऊंगी तो वे घर भर को ताकीद कर देंगी कि मुझसे कुछ न पूछें।